चलिए, तो क्या देख रहे थे जी हम लोग? हाँ, त्रिस्तरीय सरकार देख लिए थे पूरा? लिखना था, लिखे नहीं थे कुछ उसमें। चलिए, चलिए, तो थ्री टायर गवर्नमेंट हम लोग देख रहे थे, त्रिस्तरीय सरकार। तो हमने बताया था कि त्रिस्तरीय सरकार में को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। जो त्रिस्तरीय सरकार एक विशेषता है भारतीय संविधान की, तो यह विशेषता जो है थ्री टायर गवर्नमेंट का, ये लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना। शक्ति को किसी एक केंद्र में ना रख करके शक्ति को अलग अलग केंद्रों में डाइवर्ट कर दिया जाए, शक्ति को अलग अलग केंद्रों में दिया जाए, ताकि कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। कि अगर कोई एक व्यक्ति पावरफुल होगा तो संभव तनाशा हो जाएगा, डिक्टेटर हो जाएगा। और अजय जी, हैं? यहाँ पढ़िए, यहाँ सेलेक्ट होइए, यहाँ शादी कीजिए, और बाकी ढूंढ के लाइए कहीं और से, यहाँ नहीं, है ना। इन्हें की मैटर चला कि यह पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं ले, है ना, ऐसे नहीं, है ना। चलिए, तो थ्री टायर गवर्नमेंट में का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह है शक्ति का विकेंद्रीकरण। वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज में आप देखेंगे तो पावर का दो ही सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हमारे यहाँ जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है वो 3 स्तर पे हुआ है ना। एक तो आप देखते हैं कि वो सेंटर के लेवल पे होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि स्टेट के लेवल पे होता है, फिर आप देखते हैं कि लोकल लेवल पर होता है। तीनों ही जगह पर होता है ना। तो तीनों जगह पर यहां पर होता है केंद्र, फिर होता है राज्य, और फिर होता है स्थानीय सरकार, है ना। तो ये जो सरकार होते हैं स्थानीय सरकार, तो इसमें हमने कल आपको बताया था कि गांव के स्तर पर पंचायती राज, उसका भी 3 टायर है, उसका भी 3 संरचना है। एक है ग्राम पंचायत, उसके बाद है पंचायत समिति, और उसके बाद है जिला परिषद। तो 3 टायर वहाँ पर भी है। और ऐसे ही शहरों के लिए भी है नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो इस प्रकार से 3 टायर पर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ वर्क करती है, ठीक है। और ये वर्क कराने के पीछे का जो मोटिव है वो मोटिव क्लियर है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर में पावर का सेंट्रलाइजेशन ना हो, कहीं पर कोई तानाशाह जो है वो राइज आउट ना हो जाए, है ना, पॉप आउट ना हो जाए कोई तानाशाह। क्योंकि राइज आउट होगा वो तभी जब उसके पास बहुत ज़्यादा पावर रहेगा, है ना। तो इसलिए कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर हो, इससे अच्छा है कि हम पावर को डिसेंट्रलाइज कर दें, कि हर लोग अपने अपने लेवल पर अपना अपना पावर को एंजॉय करें। लिखेंगे थोड़ा सा, थ्री टायर गवर्नमेंट। तो 3 टायर गवर्नमेंट में, त्रिस्तरीय सरकार में, हमने
क्या कहा था कि भाई इससे शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है ना, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। लिखेंगे कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार की संकल्पना, त्रिस्तरीय सरकार की संकल्पना, त्रिस्तरीय सरकार की संकल्पना शक्ति के विकेंद्रीकरण को, त्रिस्तरीय सरकार की परिकल्पना शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को, शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को परिलक्षित कराता है। इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, in Indian democratic system provides in Indian constitution, provides in Indian constitution three-tier structure of government, three-tier structure of government, three-tier structure of government because decentralization of power concept, decentralization of power concept fulfill by this approach and make sure this provision government never go to dictatorship, ओके। तो इसे रखने के पीछे का अप्रोच क्या है कि सरकार निरंकुशता की तरफ ना जाए और शक्ति का विकेंद्रीकरण होता रहे, हर लेवल पर पावर जो है वो क्या है तो डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना, कोई एक जगह कोई पावर को एंजॉय ना करे बल्कि सभी जगह पर पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए। इज दैट क्लियर? प्रोसीड। ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मूलतः भारतीय संविधान में, ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ ड्यूअल गवर्नमेंट, मूलतः भारतीय संविधान में दोहरी सरकार ही उपलब्ध कराई गई थी या दोहरी सरकार की ही व्यवस्था थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बट after the 73 and 74 Constitutional Amendment Act 1992, but after the 73 and 74 Constitutional Amendment Act 1992, three-tier government added in Indian Constitution, three-tier government added in Indian Constitution, लेकिन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, लेकिन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत के संविधान में त्रिस्तरीय सरकार
त्रिस्तरीय सरकार व्यवस्था को जोड़ा गया। ओके, क्लियर है? किससे? तो 73 और 74 से। तो आपको पता है कि जो 73 है ये पंचायत है ना, और 74 जो है ये नगर निगम है, या यूं कहें कि नगर पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये इससे क्या हुआ कि ये जब डेवलप हुआ तो मुख्य तौर पर भारत के व्यवस्था में डेमोक्रेसी जो है वो तृणमूल स्तर पर पहुंचा। तृणमूल स्तर बोले तो गांव के स्तर पर, एकदम से लोकेलिटी के स्तर पर, है ना, वहां पर डेमोक्रेसी पहुंचा। तो डेमोक्रेसी को वहां तक पहुंचाने में इस अमेंडमेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहा। हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब ही पंचायत की का जो कंसेप्ट है वो महात्मा गांधी ने दिया था, और महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है, इसलिए गांव के स्तर पर सरकार होनी चाहिए जहां पर ग्राम पंचायत होगा, है ना। विलेज असेंबली की बात की थी, ग्राम पंचायत की गांधी ने बात की थी, लेकिन गांधी का कंसेप्ट जो था वो ये था कि सबसे ज्यादा पावर हम गांव को दे, और गांव से अगर कुछ पावर बचता है तो वो पावर हम प्रखंड को दे दे, यानी कि ब्लॉक को, और ब्लॉक से पावर बचे तो हम जिला को दे दे, डिस्ट्रिक्ट को, जिला से जो पावर बचे वो हम स्टेट को दे दे, राज्य को, और राज्य से जो पावर बचे वो हम देश को दे दे, नेशन को। ये गांधी का कंसेप्ट था। गांधी चाहते थे कि पावरफुल बनाया जाए गांव को, गांव से जो पावर बचे वो सेंटर तक जाए, यानी कि गांधी जो थे वो नीचे से ऊपर पावर को ट्रांसफर करना चाहते थे। लेकिन संविधान सभा के अन्य जो लोग थे, और खास करके संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, तो ये लोग जो थे उनका कहना था कि नहीं, और खास करके अंबेडकर साहब का, क्योंकि अंबेडकर साहब गांव में रहे थे अपने बचपन के दिनों में, तो गांव में जो दिक्कतें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उससे वो पूर्व परिचित थे कि गांव में क्या दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर गांव को हम दे देंगे तो गांव अंधविश्वास का कुआं होता है ना, वहां पे अंधविश्वास होता है बहुत ज्यादा। तो जहां पर बहुत ज्यादा अंधविश्वास है, जहां पर लोग लॉजिकल नहीं है, जहां पे शिक्षा का स्तर कम है, अगर उन हाथों में अगर बहुत ज्यादा हम पावर दे देंगे तो संभव है कि व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए उनका मानना था कि सबसे ज्यादा पावर हम देश को देते हैं, और देश से जो पावर बचेगा वो स्टेट एंजॉय करेगा, स्टेट से जो बचेगा वो डिस्ट्रिक्ट एंजॉय करे, डिस्ट्रिक्ट से जो बचे वो ब्लॉक एंजॉय करे, और ब्लॉक से जो बचे वो गांव एंजॉय करे। तो वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है वो ऊपर से नीचे की तरफ चल रही है ना। पहले देश, फिर राज्य, फिर जिला, फिर प्रखंड, और फिर गांव। लेकिन गांधी जी कहते थे कि पहले गांव। तो गांव को नहीं स्वीकार करने के अपने जो रीजंस थे वो ठीक ही रीजंस थे, क्योंकि आज भी अगर आप गांव के अंदर में देखेंगे तो भेदभाव वहां पर है, थोड़ा बहुत भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। आप अपने गांव में जब जाते हैं तो आपको पता है कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है ना। आज भी वहां पे कुछ लोग जो हैं वो अपने निर्णय जो लेते हैं वो जाति के आधार पर लेते हैं, धर्म के आधार पर लेते हैं। लेकिन आप जब शहर में होते हैं, यहाँ जब आप पढ़ने आते हैं, बाहर के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो क्या आपको पता रहता है कि आपके साथ पढ़ने वाला सहपाठी किस धर्म का है, किस जाति का है, किस समुदाय का है? वो बहुत टाइम निकालने के बाद मालूम चलता है ना कि क्या है। और यह सब में तब तक कितना आदमी का रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है। पहले तो पूछा नहीं, अब किसी से मिलते मिलते पूछ लीजिएगा कि हो तो जाति की हलो, पूछिएगा, झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा नहीं होगा तो कम से कम आदमी बात करना बंद कर देगा, है कि नहीं। तो पहले तो क्या है, तो लोग सोचते कि नहीं, पहले डिफेंसिव खेलता है। डिफेंसिव जब रहिएगा आप तो सुरक्षात्मक रहिएगा, तो सुरक्षात्मक रहने की स्थिति में आप पूछ नहीं पाइएगा। और जब तक मैटर आपको पता चलेगा तो दिक्कत हो गया रहेगा, है ना। तो शहरों में ये नहीं पता चलता है, कोई पूछता भी नहीं है और कोई बताता भी नहीं है। लेकिन गांव में आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है,
ऐसे ही पता है आपको कि कौन किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है ना। तो सामान्य तौर पर वहां पर रॉन्ग नंबर डायल होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि पहले से आप कायदे में हैं और परिवार ने आपको कायदा सिखाया हुआ है। कुछ होते हैं उस तरह के बच्चे, है ना, जो माता पिता का बात नहीं मानते हैं, तो वो कायदा बिगाड़ देते हैं, है ना। लेकिन कायदा कानून बिगाड़ना नहीं चाहिए। माता पिता जो कहें वही बात सर्वोपरि और सर्वमान्य होना चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन अगर कुछ सामाजिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, तो आप उसके लिए उनको आप कन्विंस कर सकते हैं, उनको आप समझा सकते हैं। अगर समझ गए तो ठीक है, और अगर नहीं भी समझे तो माता पिता के आज्ञा की अवहेलना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। किसी भी स्थिति में, चाहे आप कितने भी विद्वान हो गए हो, चाहे आप कितना भी पढ़ लिख गए हो, लेकिन हमारे संविधान में नैतिकता नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारे अंतरात्मा में नैतिकता है, हमारे सोल के अंदर में इथिक्स है। तो वो इथिक्स आपको कहता है कि भाई आपको अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए किसी भी स्थिति के अंदर में। और हम जिसको मानते हैं, अपने आराध्य जिसको मानते हैं, प्रभु राम को, उन्होंने क्या मैसेज दिया है कि भाई किसी भी स्थिति में माता पिता के बात को मानो, भले वो तुम्हारे साथ अन्याय ही क्यों ना कर रहे हो, भले ही तुम्हारे साथ इनजस्टिस क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ 2-4 लाइन पॉलिटी पढ़ने के बाद समझते हैं अरे हमारा तो अधिकार पूरा हो गया, मूल अधिकार के लिए पीते जी पर केस, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, चलिए सुप्रीम कोर्ट घुमा के लाते हैं, है ना। हमारा मन से हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। जब राम जी को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी तो गरम दल के नेता थे, लाला लाजपत राय वाली स्थिति थी उनकी, है ना। तो जब वनवास हुआ तो राम जी तो तुरंत बेचारे अपना तैयार हो गए कि भाई पिता का आदेश है, माता की इच्छा है, तो क्यों रुकना, तैयार हो गए। तो गरम दल के नेता थे लक्ष्मण जी, पहुंच गए, बोले क्या बात है भाई, तैयार होके चल दिए। बोले हाँ पिता का आदेश है। तो बोले पिता का आदेश है, जब आपका कोई अपराध ही नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, अयोध्या की पूरी जनता चाहती है कि राम ही हमारा राजा बने, इवन पिताजी भी अपने मन से तो यही चाहते हैं, वो तो माता को दिए गए वचनों में फंस करके आपको ये सजा का प्रावधान कर दिया। तो एक काम करिए, हम धनुष बाढ़ लेके खड़े हो जाते हैं, अभी पिताजी को बंदी बना लेते हैं, है ना, माता को बंदी बना लेते हैं, और अगर भरत आएंगे उधर से और अगर वो कहेंगे कि हमको राजा बनना है तो हम तो उनको निपटा ही देंगे। तो आप बिना डरे आराम से राजा बनिए। तब राम ने लक्ष्मण को कहा कि अगर राज का तुमको इतना ही मोह है तो तुम राजा बन जाओ। पिता के आज्ञा के खिलाफ, भले ही मेरा कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर मैं पुत्र हूं और वास्तव में अपने पिता का पुत्र हूं, तो ये मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं किसी भी स्थिति में अपने पिता का मान सम्मान झुकने न दूं। भले अब मोह में पढ़ करके, प्रेम में पढ़ करके मेरे पिता नहीं चाहते कि मैं वनवास न जाऊं, लेकिन अगर आज मैं नहीं गया तो रघुकुल के बारे में जो कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये फिर इतिहास में कोई नहीं कहेगा। इसलिए उनके वचन के रक्षार्थ उनके लिए हमको ये करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पूर्वज हमें ये सिखला करके गए हैं, तो नई पीढ़ी को अपने अधिकार जानने के साथ साथ कर्तव्य का भी ज्ञान होना बड़ा जरूरी है ना। नहीं तो थोड़ा बहुत अधिकार जानने के साथ ही हम कर्तव्य भूल जाते हैं। माता पिता क्या है ना, उनका बात क्यों सुनना, उनका बात क्यों मानना, किसी और के लिए अपने माता पिता से लड़ जाना, अपने भाई बंधु से लड़ जाना। सब लोगों के पास एक बात ध्यान रखिएगा कि सब लोग के पास आपका विकल्प है। कोई आदमी कहता है ना कि आपके बिना कुछ नहीं है, ऐसा सब झूठो होता है जी, ये सब बात में भुलावा में नहीं आना है। अगर कोई कह रहा है ना तुम ही सब कुछ हो, तो बस सुन लीजिए और आनंद लीजिए अंदर ही अंदर, क्योंकि कोई किसी का सब कुछ नहीं होता। 4 महीने की का मोह माया होता है, फिर मैटर खत्म हो जाता है, फिर विकल्प मिल जाता है ना, अल्टरनेटिव, है ना। मल्टीपल दुनिया हो चुकी है, एग्जाम में बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, है ना। और आजकल तो बीपीएससी और कर दी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, मतलब एक के साथ ही 4 आदमी को लेके घुमाओ, क्या दिक्कत है। ऑप्शन का मतलब तो यही हुआ ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। क्या मतलब है भाई इसका, है मतलब फेथ कहीं पे नहीं रहा अब तो। लेकिन हाँ, आपके नहीं होने से आपके माँ को फर्क पड़ेगा, आपके पिता को फर्क, क्योंकि आपके माँ को दूसरा बेटा नहीं मिलेगा, उनको दूसरा अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा, पिता को दूसरा बेटा नहीं मिलेगा।
बहन को दूसरा भाई नहीं मिलेगा। कहने के लोग कहेंगे कि हम तो भाई जैसे हैं, लेकिन जैसा आ जाएगा ना, एज फॉर आ जाएगा ना, वो नहीं रहेगा आदमी। तो आप अपने परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप नहीं होंगे तो आपके परिवार को सबसे ज्यादा हानि होगी। बाकी हर कोई के पास आपका विकल्प मिल जाएगा। एक आध 2 दिन, 10 दिन, एक आध महीना, 2 महीने के बाद आपका विकल्प मिल जाएगा। तो जिसने आपके लिए कोई विकल्प नहीं रखा है, उसके प्रति आपकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा बनती है। और अगर जहां पर बहुत सारे विकल्प हैं, उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। किस प्रकार की जिम्मेवारी भाई? अगर आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आई हैव ऑल्सो मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई एम एलिजिबल। अपने आप को इतने योग्य बनाइए कि आपके पास बहुत सारा विकल्प रहे, है कि नहीं? लेकिन आपके माता पिता के पास आपके अलावा कोई विकल्प नहीं। इसलिए उनके प्रति सम्मान और उनके प्रति किसी भी प्रकार का अगर डेडिकेशन, सेक्रीफाइस करना हो, तो वहां पर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक अंतिम बिंदु है जो आप ही से शुरू होता है और आप ही पे खत्म होता है। तो जो भेदभाव होता है वो सामान्य तौर पे यहाँ पे ज्यादा होता है। इसलिए इस अप्रोच को खारिज कर दिया गया उस समय। और खारिज क्या किया गया? गांधी के कंसेप्ट को आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में डाल दिया गया। और पीछे डीपीएसपी का फीचर मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। डीपीएसपी की बात सरकार को मन करेगा तो सरकार लागू करेगी, और नहीं मन करेगा तो सरकार लागू नहीं करेगी। उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, है ना? उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसलिए यह बात शामिल तो कर ली गई, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया पूरे देश में। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन पहली बार पंचायती राज 1959 में 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर में लागू हुआ, इतना साल के गैप के बाद। उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ, लेकिन तब भी सिस्टमैटिकली कहीं लागू नहीं हुआ। जिसको मन कर रहा था वो लागू कर रहा था, जिसको मन नहीं कर रहा था वो लागू नहीं कर रहा था। तब तमाम सुझाव के बाद सरकार को लगा कि नहीं, गांव का और शहरों का स्थानीय स्तर पे अगर हमको विकास करना है तो हमको गांधी के विचार को हमें प्रैक्टिकल का रूप देना पड़ेगा। तब बहुत सारे दबाव के बाद, बहुत सारे कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनके समय में 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ और इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, जब 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और 1 जून 1993 को नगर पंचायत व्यवस्था लागू हुआ था। तब जाकर के प्रत्येक 5 साल पे इनका चुनाव होता है। उससे पहले प्रत्येक 5-5 साल पे चुनाव नहीं होता था। एक बार चुनाव हो गया, फिर कब होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता था। इसलिए आप देखिएगा, आपके गांव घर में सुनते होंगे कोई आदमी 20 साल से मुखिया था, कोई आदमी 25 साल तक लगातार मुखिया था। लेकिन इतिहास में जाइएगा तो पता चलेगा कि एक बार चुनाव हो गया, उसके बाद से चुनाव नहीं होता था। तो चुनाव नहीं होता था, इसलिए महोदय रह गए उतना दिन तक मुखिया। लेकिन प्रत्येक 5-5 साल पे जो चुनाव होने की जो स्ट्रिक्ट जो प्रोविजन डेवलप हुआ, वो डेवलप हुआ कब? तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, और ये लागू होने के बाद। क्लियर है? तो दिक्कत है ना? प्रोसीड। चलिए, तो इनको स्थापित किएगा। आगे लिखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर आई थिंक। लास्ट ही है ना ये? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समिति। लिखेंगे कि द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ठीक है? चलिए, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011
give constitutional status of cooperative societies. ओके, अब देखिए, तो सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, सहकारी समिति को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा। तो ये सहकारी समिति क्या होती है जी? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? तो कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव यानी कि सहयोगी, है ना, सहयोग करने वाला। हिंदी में कह रहे हैं सहकारी संस्था, है ना। जब एक लोग ग्रुप्स बना करके जब किसी संस्था को स्थापित करते हैं, किसी इंडस्ट्रीज को स्थापित करते हैं, किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, तो उसको कोऑपरेटिव के तौर पे देखा जाता है। ये एक प्रकार से सेल्फ डिपेंडेबिलिटी को हासिल करने का तरीका है और साथ ही इकोनॉमी में प्रोडक्शन लाने का एक तरीका है। ठीक है, और साथ ही ये कि सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ भी ना पड़े और आपस में ही लोग अपना इन्वेस्टमेंट करके, निवेश करके कुछ बड़ा संस्था या कुछ बड़ा औद्योगिक केंद्र या कुछ भी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने वाली संस्था को स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए सहकारी संस्था की बात की गई और आप देखेंगे कि ये बहुत पहले से चल रहा था, है ना। डीपीएससी में तो पहले से था, 43 के अंतर्गत में, है ना। लेकिन ये फंडामेंटल राइट भी हो गया और ये फंडामेंटल राइट हुआ 2011 से, जब 2011 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो इसको जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव हुए, है ना, बहुत सारा चेंजेज हुआ संविधान के अंदर में। क्या चेंजेज हुए तो लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे कि इन दिस context it made the following three changes to the constitution। इस संदर्भ में संविधान में 3 महत्वपूर्ण बदलाव हुए। संदर्भ में संविधान में 3 महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इन दिस context it made the following 3 changes to the constitution। First, number 1, it made the right to form cooperative societies a fundamental right। It made the right to form cooperative societies a fundamental right। इससे सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार प्रदान किया गया। सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार प्रदान हुआ, नहीं कि आप इसको, अब ये फंडामेंटल राइट हो गया। मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को खड़ा करे तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। अगर रोकेगा इट मींस वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, है ना। मतलब अगर कोई आपको रोक रहा है तो फिर उसका मतलब है कि वो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। देन आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसको अप्रूवल दिला सकते हैं। क्लियर है? अंडर आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अंडर आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट। ये नहीं, 6 या 7 रहता है, 6 ही रहता है ना, 7 तो नहीं रहता है। राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है। तो उसमें जब आप पढ़ते हैं कि एसोसिएशन फॉर्म करने का जो राइट है आपका, उसी में इसको रखा गया है ना। संघ बनाने का अधिकार है ना आपके पास, आर्टिकल 19 के अंतर्गत, उसी में इसको रखा गया। ठीक है, प्रोसीड। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट। It included a new directive principle of state policy। It included a new directive principle for state policy। इसके द्वारा राज्य के
नीति निषेध सिद्धांत में भी, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में भी जोड़ा गया प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 43B, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 43B, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 ख के अंतर्गत, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43B के तहत, के 43B के तहत क्यों हिंदी में, अभी उर्दू में बोल लो कि हाँ? हिंदी में ना बोल रहे थे जी। सहकारी समितियों का प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 ख के अंतर्गत, ख, हाँ क ख से खरा, ना बचपन में क से कबूतर, ख से खरा, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग से कुछ ना, है ना, पढ़ते थे जी, है ना। अंग से कुछ होता था? नहीं होता था। हाँ, ख से खरा पढ़े थे? अच्छा, खरगोश पढ़े थे। ख से खजान, हाँ, एक आता था मनोहर पोथी, है ना, मनोहर पोथी आता था, वही से हम लोग पढ़ते थे, है ना। अब तो सब समय बदल गया जी, है ना, अब तो अलग ही अलग चीज सब आने लगा, हाँ, जादुई पता नहीं क्या क्या सब, है ना। हम लोग के पास संसाधन का अभाव था, तब भी बेहतर स्थिति थी। आज संसाधन बहुत सारा है, तब भी स्थिति खराब है ना। हम लोग जब, आप लोग सब जब मैट्रिकुलेशन 9th 10th 8th में रहे होंगे, तो गांव में लाइट था, इलेक्ट्रिसिटी थी? नहीं था। या था कि जब हम लोग मैट्रिकुलेशन का एग्जाम जब था, तब लाइट आया गांव के अंदर में, है ना, तब मतलब लाइट की स्थिति की, लाइट कभी भी आता था। आज जब लाइट आता था तो इतनी खुशी मिलती थी कि यार लाइट आ गया। अब लाइट आने के बाद समस्या ये होता था कि आदमी करे तो क्या करे, पढ़े या मूवी देखे। मूवी देखने का बड़ा मन करता था कि भाई पैसा सध जाए कम से कम, टीवी से सब लगल है, यूज नहीं हो पा रहा है, क्या करे। तो 2 बजे रात को लाइट मूवी देख रहा है सब खोल के, क्या भाई लाइट आयल है ना। अभी स्थिति क्या है कि अब गांव में भी 24 आवर लाइट है ना। जब लाइट्स नहीं था तो गांव में एक रूल था कि हर घर के बच्चे शाम को 6 बजे लैंटेन या लैंप जला करके अपने घर के बाहर बैठ जाते थे और लगभग 10 बजे तक की पढ़ाई करनी होती थी। घर का जो हेड ऑफ बॉस है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी यानी कि दादाजी, वो जब तक उपस्थित ना हो जाए तब तक आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए निरंतरता के साथ। वो उपस्थित होंगे, फिर खाना पीना होगा, फिर सब लोग टाइम से आके सो जाएंगे। आज स्थिति है कि लाइटिंग का कोई इशू नहीं है, संसाधन का कोई अभाव नहीं है, फिर भी पढ़ने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज आ गया है मोबाइल। अब मजेदार बात क्या है कि मोबाइल में सब लोग आता है, बीजे कहता है पढ़ रहे मोबाइल में। कोरोना तो और खराब कर दिया मैटर, है ना। माता पिता बच्चों को मोबाइल खरीद के दे दिए, जिनके पास नहीं था उनको भी दे दिया, चल भाई पढ़ने के लिए। अब मालूम चला पढ़ाई कम कर रहा है, दूसरा काम ज्यादा कर रहा है ना। संसाधन जब बढ़ता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ बढ़ती है, लेकिन दिक्कत क्या हुआ, रिसोर्स बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ने की वजह से सोसाइटी जो डिस्ट्रक्टिव पाथ की तरफ आगे बढ़ गया। ये परिवार का, समाज का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि उसको कंस्ट्रक्टिव पाथ की तरफ लेकर के आगे बढ़े, संरचनात्मक हिस्से की तरफ लेकर के जाए। खैर, तो 43B के तहत इसको डीपीएससी में भी एक नया हिस्सा जोड़ा गया, ठीक है, जिसमें सहकारी समितियों को प्रोत्साहन का बात था। नेक्स्ट लेंगे, इट एडेड अ न्यू पार्ट, इट एडेड अ न्यू पार्ट, इट एडेड अ न्यू पार्ट 9B, 9B in the constitution, 9B in the constitution। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 ख को जोड़ा गया, भाग 9 ख को जोड़ा गया।
ठीक है, भाग 9 ख को जोड़ा गया, ठीक है, और आर्टिकल भी ऐड हुए, है ना, इसमें आर्टिकल भी ऐड किया गया। तो आर्टिकल लिख लेंगे ब्रैकेट में, आर्टिकल 243 ZH, आर्टिकल 243 ZH, आर्टिकल 243 ZH से 243 ZT, 243 ZT, ठीक है। इससे पहले जब आप देखिएगा तो इससे पहले पार्ट 9 पंचायती राज है, पार्ट 9A नगर पंचायत है, अब पार्ट 9B ये सहकारी समिति है, ठीक है। 243A से लेकर के 243O तक पंचायती राज है, 243P से लेकर के 243ZG तक नगर पंचायत है, और 243ZH से लेकर के 243ZT तक आपका सहकारी समिति। क्लियर है? जो यहां भी जो पंचायत के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, इससे भी तो जुड़ा है, इससे जुड़ा है पार्ट 9, ठीक है। नगर निगम इफ है पार्ट 9A, इसका आर्टिकल देखिएगा तो 243A से 243O, और इसका आर्टिकल देखिएगा 243P से लेकर के 243ZG, ठीक है। और वही यहाँ पे ZG के बाद ZH से स्टार्ट होता है और ZT तक जाता है। क्लियर है? तो यहां पर इस तरह से संवैधानिक स्थिति जो है सो वो उत्पन्न हुई और इनको यहां पे इसको जोड़ा गया है। क्लियर है? चलिए, दिक्कत, हाँ ZT, ZT तो इधर है, उधर ZT नहीं मिलेगा, ZG, हाँ जी, इसका डेफिनेशन सहकारी समिति इस नाम से आपको क्लियर है कि भाई जहां पे कुछ लोग कलेक्टिविटी के साथ, सामूहिकता के साथ जब किसी कार्य का संपादन करते हैं, किसी कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं या किसी उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं, एक साथ पूंजी निवेश करते हैं, एक साथ उससे लाभ कमाते हैं, तो ऐसी स्थिति को सहकारी समिति के तौर पे देखा जाता है। ठीक है? क्या मिनिमम आप इसको 20 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करके आप 250 तक लेके जा सकते हैं। और जैसे कि आप देखेंगे कि आज एक जो स्टार्ट हुआ था बहुत छोटे लेवल से, सुधा, है ना, सहकारी समिति, और आज की डेट में आप देखिए कि सुधा कितना बड़ा मार्केट बन चुका है। और आज सुधा में सरकार का भी पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है। जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करता है तो फिर उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार स्वयं भाग लेती है। और बहुत बार तो सरकार डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, और बहुत बार क्या होता है कि सरकार डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन सरकार आपको फंड एलोकेट करती है। अगर आप जैसे कि मान लीजिए किसान लोग है ना, और खेती के लिए उनको आवश्यकता है किसी मशीन का, तो अब वो मशीन जो है, जैसे कि अभी गेहूं का टाइम चल रहा है ना, रबी फसल का टाइम चल रहा है, तभी गेहूं कटेगी और गेहूं कटने के बाद जो है उसकी दौरी की जाएगी, दौरी करने के बाद उसमें से गेहूं निकलेगा, है ना। अभी तो वो बाली निकलेगी ना पौधे का, और फिर उसको दौरी करके वो निकाला जाएगा गेहूं उसमें से। तो उसके लिए एक मशीन की काम पड़ती है जिसको कहते हैं थ्रेसर, है ना। देखते हो थ्रेसर आती है, उसमें होता है। तो अब वो सारे किसान के पास नहीं होता है, वो किसी किसी आदमी के पास होता है ना, और उसी से लोग कराते हैं अपना काम। तो अगर कोई जो किसान समूह है गांव का, अगर वो निश्चित करे कि इस मशीन का काम तो सबको पड़ने वाला है, तो सब लोग एक साथ मिल करके पैसा जुटा करके और उस मशीन को जब खरीदने जाएंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत जब खरीदेंगे, तो सरकार भी उसमें सब्सिडी दे देगी, क्योंकि वो वहां पे लोक कल्याण के लिए हो रहा है, वहां के लोगों की आवश्यकता के लिए हो रहा है। और फिर क्या होगा, अब वो कलेक्टिवली काम करेगा, उसका मालिक कोई एक आदमी नहीं होगा,
वो कलेक्टिवली काम करेगा, वहां के भी किसानों को सुविधा देगा और उसके आसपास के किसानों को भी सुविधा देगा। और आप देखते हैं गांव में एक चुनाव होता है, पैक्स का चुनाव, है ना। तो पैक्स का जो अध्यक्ष होता है, उस सहकारी समिति का काम सब देखता है। एक तो पंचायत सारा चीज उपलब्ध कराती है, अनाज वनाज, है ना। पहले तेल भी मिलता था, अब तेल मिलना बंद हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हो गई सब जगह पर। नहीं तो पहले लोग जाके केरोसिन तेल लाते थे वहां से। तो अभी क्या है कि अब वो मिलना बंद हो गया। लेकिन पंचायतों के अलावे जो पैक्स है, जिसके कंट्रोल में सहकारी समितियां वहां पे काम करती है, वो भी जो है वो अनाज और तमाम साधन जो है सो उपलब्ध कराने का काम करता है। तो वो सब चीज किसके तहत होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत ही होती है। और स्थानीय स्तर पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंट्रोल सामान्य तौर पे पैक्स के हाथ में होता है, जिसको कहते हैं विसूत्री अध्यक्ष। विसूत्री अध्यक्ष भी, जो पैक्स एक अलग अलग चुनाव होता है और वो लोग मिल करके अपने विसूत्री अध्यक्ष को चुनते हैं, और वो पूरे ब्लॉक के अंदर में देखता है कि भाई अगर किसी के पास पंचायत के माध्यम से अगर सहयोग नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर पैक्स के माध्यम से सहयोग पहुंचाने का काम करता है। तो ये पैक्स जो है वो सहकारी समितियों को कंट्रोल करने का काम अपने स्तर पे करती है। क्लियर है? तो सामूहिकता के भावना के साथ, कलेक्टिविटी के अप्रोच के साथ जब किसी सिस्टम को स्टैब्लिश किया जाता है रूरल अर्बन लेवल पर, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव कलेक्टिव होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है ना। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देख करके इसको नहीं लाया जाता है, बल्कि इसको कलेक्टिव इंटरेस्ट को देख करके लाया जाता है। क्लियर है? शब्दों में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए ना। क्या? हाँ, यूनियन हो गया, संगठन हो गया, एसोसिएशन आपका संघ हो गया। दोनों के अप्रोच, काम करने के तौर तरीके डिफरेंट होते हैं। प्रोसीड। लिखेंगे कि सहकारी समिति सामूहिक हित के भावना पर आधारित होकर काम करती है। सहकारी समिति सामूहिक हित के भावना पर आधारित होकर काम करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क ऑन collective responsibility, on collective responsibility। ठीक है, सामूहिक हित के भावना पर आधारित होकर काम करती है। क्लियर है? तो सामूहिक हित का जो भावना होता है, जो कलेक्टिव इंटरेस्ट का जो भावना होता है, उसी के आधार पर यह काम करती है। क्लियर है? तो इसको आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो ये देखिए, आई थिंक आपने जो कितने पॉइंट्स लिखे थे, द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 18। तो ये पूरे के पूरे 18 पॉइंट्स थे आपको, जिनको आपने देखा कि ये सब संविधान की विशेषता के तौर पे देखे जाते हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टॉपिक जो है वो मुख्य तौर पे मेंस ओरिएंटेड है ना, कि जहां पर इसके एक एक टॉपिक से आप देखेंगे तो सवाल बना हुआ है, पूछा हुआ है सवाल, है ना। तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे जो है हम लोग देखेंगे संविधान के पार्टिकुलर हिस्सों को, है ना, अलग अलग जो हिस्से हैं उनको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो क्या है और किस प्रकार से। ठीक है, चलिए। तो ये था आपका संविधान का विशेषता, है ना। इससे पहले हमने फॉर्मेशन देखा था, इंपॉर्टेंट कमिटीज देखी थी, किस प्रकार से संविधान सभा ने काम किया था, उन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है संविधान का भाग, है ना, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सब्जेक्ट्स। ओके, तो हेडिंग बनाएंगे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सब्जेक्ट्स, संविधान के भाग और उनके विषय। संविधान के भाग और उनके विषय। संविधान के भाग और उनके विषय। अब देखिए, तो जैसे कि पहला ही जो
पार्ट है वो पार्ट 1 है ना, और पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है यूनियन एंड यूटी, ठीक है, यूनियन एंड देयर यूटीज, ठीक है, संघ और उसके प्रदेश। और आर्टिकल है 1 to 4, मतलब संविधान का भाग 1 में जो आपको चैप्टर पढ़ना है, जो सब्जेक्ट है वो है संघ, संघ और के प्रदेश, है ना। और इसके बारे में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में, ठीक है। तो संविधान का भाग 1 का विषय अगर आपसे पूछा जाए कि विषय क्या है, तो संघ और उसके प्रदेश, ठीक है। और इसके बारे में कहां से कहां तक में है, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में, ठीक है, पार्ट 1, ओके। अब आप देखेंगे कि पार्ट 1 के अंदर में यह जो चीजें उपलब्ध कराई गई हैं संघ और उसके प्रदेश के अंतर्गत, तो यूनियन और यूटीज आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1, तो आप देखिए यहां पर कि संघ का मतलब क्या है। संघ कौन है, भारत, है ना, इंडिया। तो इसका मतलब कि एक तो जो बात हो रहा है वो किसकी बात हो रही है, इंडिया और भारत, है ना। और इसको हम यूनियन के तौर पर देख रहे हैं। तो एक तो भारत हो गया संघ, और इसके प्रदेश, तो भारत में जो प्रदेश हैं तो उसमें स्टेट की संख्या है 28 और यूटी की संख्या है 8। तो यानी कि इसमें आपको भारत, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ना और समझना है। एक कि ये भारत संघ कैसे बना, पहला बात कि भारत संघ कैसे बना, और दूसरा कि भारत में जो 28 राज्य बने ये कैसे बने, 8 केंद्र शासित प्रदेश बने ये कैसे बने। तो गुलाम भारत जो था, एक जो स्लेव कंट्री था, वो स्लेव कंट्री किस तरह से इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिपेंडेंट होकर किस प्रकार से अपने आप को मजबूती के साथ स्थापित किया, ये सब बात इस भाग के अंतर्गत आपको जानने का प्रयास करना है, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं सीधे आर्टिकल पे आऊं, भारत संघ बनने की कहानी को आपको समझना पड़ेगा कि भारत एक संघ बना कैसे, किस स्थिति में बना। तो आप देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब इंडिया के पास इंडिपेंडेंसी आई, तो भारत केवल ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ध्यान रखें मैं क्या कह रहा हूं, केवल ब्रिटेन से। इसका मतलब यह है कि भारत को और भी लोगों ने गुलाम बना के रखा हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को जो हमें आजादी मिली, जिसको हम कहते हैं कि भारत आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, तो भारत केवल ब्रिटेन से आजाद हुआ। भारत अभी भी फ्रांस से आजाद नहीं हुआ था, भारत अभी भी पुर्तगाल से आजाद नहीं हुआ था, भारत अपने ही देश की निरंकुश शक्तियों से आजाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त को जो आजादी मिली थी, वो आजादी केवल ब्रिटेन के खिलाफ थी। और ये आजादी इतनी बड़ी इसलिए दिखती है क्योंकि भारत के सबसे बड़े कब्जों पर, सबसे ज्यादा क्षेत्र पर ब्रिटेन की गुलामी थी। मतलब ब्रिटेन ही हमें गुलाम बना कर रखा हुआ था। इसलिए ब्रिटेन जब हमें छोड़ा तो हमें लगा कि हम आजाद हो गए, लेकिन और भी लोग थे जो हमें गुलाम बना करके रखे हुए थे। तो जब आप संघ बनाएंगे, जब आप एक यूनियन बनाएंगे, तो सबको तो मुक्त कराना पड़ेगा ना, सबको एक साथ लाना पड़ेगा। जब आप अपने परिवार में एक संयुक्त परिवार का निर्माण करेंगे, तो आपको सारे भी लोगों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। तो भारत जब आजाद हुआ ब्रिटेन से,
तो हुआ कि पहले तो भारत को एक संघ के तौर पर जोड़ा जाए, सबको एक किया जाए, और बाकी लोगों से भी भारत को स्वतंत्रता दिलाई जाए, बाकी लोगों से भी भारत को इंडिपेंडेंसी दिलाई जाए। जिसमें आपको पता है कि पांडिचेरी का जो क्षेत्र है वो 1955 में फ्रांस छोड़ के गया, है ना। यानी कि 1955 में हमें जो है वो पांडिचेरी मिला था, जिसका वर्तमान नाम पुडुचेरी हो गया है। तो पांडिचेरी हमें 1955 में मिला था। गोवा दमन दीव का जो इलाका है, खास करके गोवा, जो पुर्तगालियों का आधिपत्य था, तो पुर्तगाली आए सबसे पहले 1498 में, आ गए सबसे बाद में। तो सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला पोर्टुगीज थे, ठीक है, जो 1961 में यहां से गया और गोवा को छोड़ा। मतलब कि बाहरी देशों का जो कब्जा था पांडिचेरी पर फ्रांस का, जो 1955 में छोड़ के गया, और गोवा पर पुर्तगाल का, जो 1961 में छोड़ के गया। तो मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि एक प्रकार से पूरा भारत जो अपने कंट्रोल में आया वो लगभग 1961 तक आया, है ना। आगे आप देखेंगे कि भारत में जब आप संविधान सभा पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो 389 सीट जो कैबिनेट मिशन ने बनाया था, उसमें उसने कहा था कि 292 मेंबर्स वेर इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस, है ना, एंड 93 मेंबर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स। मतलब कि देसी रियासत से 93 सदस्य मनोनीत होने थे। 93 सदस्यों का मनोनयन होना था, कहां से? देसी रियासत से। इसका मतलब कि हमारे देश के अंदर में बहुत सारे राजघराने थे, बहुत सारे राजा थे, और राजा ये नहीं चाहते थे कि भारत एक गणतांत्रिक देश बने, एक लोकतांत्रिक देश बने, क्योंकि उनको पता था कि जब अंग्रेज तो यहां से चले गए, अब जब डेमोक्रेसी और रिपब्लिक आएगी तो हमारी डिक्टेटरशिप खत्म हो जाएगी, फिर हमारा बात तो कोई सुनेगा नहीं। इसलिए भी वो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते। ऐसी परिस्थिति में जब इंडिया केवल 15 अगस्त को आजाद हुआ, तो भारत के जो नेता थे, स्वतंत्रता की लड़ाई जो लोग लड़ रहे थे, उन्होंने तय किया कि हमें क्या करना है, एक यूनियन बनाना है। तो यूनियन बनाने की जिम्मेवारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पटेल साहब को यह जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप एक यूनियन बनाएं और आप देखें आप कैसे बना सकते हैं। और बखूबी इस काम को पटेल साहब ने किया भी, इसलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क महान कूटनीतिज्ञ था जो जर्मनी का था, और जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। तो जिस प्रकार से बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था, ठीक उसी प्रकार से बहुत चुनौतीपूर्ण था भारत का एकीकरण करना, लेकिन भारत का एकीकरण सरदार पटेल ने किया। तो भारत के एकीकरण के सूत्रधार सरदार पटेल को माना जाता है। और सरदार पटेल के सहयोगी थे उस समय के एक आईएएस ऑफिसर वीपी मेनन, है ना, ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे ये नाम, वीपी मेनन। ये उस समय के आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है। यूपीएससी में पूछा गया था कि भारत के एकीकरण में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो सरदार पटेल और बीपी मेनन, ठीक है। सरदार पटेल राजनीतिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे बीपी मेनन। और इन दोनों के अलावे एक व्यक्ति जो और कोऑपरेट कर रहा था, वो था माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू जी का फ्रेंड और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो ये तीन लोग मुख्य तौर पे भारत के की यूनिटी का प्रयास कर रहे थे कि भारत को हम यूनिटी प्रदान करें, भारत को हम एक एकीकरण के तौर पे हम स्थापित करें। क्लियर है? अब देखिए, तो अब जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत में लगभग 565 देसी रियासतें थीं। कितनी? 565। लिख लेंगे। आज जो इंपॉर्टेंट बतवा बोल रहे हैं वो सब लिख लेना है अपने। हम बार बार कहते हैं ना कि यू आर नॉट अ क्लर्क। क्लर्क नहीं होंगे, अब आपके ऑफिस में ना एगो रीडिंग स्टाफ मिलेगा जो सब बात को लिखेगा, है ना। जब आप डीवाईएसपी बन के जाएंगे, डीएम बन के जाएंगे, तो आपके ऑफिस में एक रीडर मिलेगा
जो सब बात लिखेगा। आपका काम लिखने का नहीं है, आपका काम समझने का है ना। लेकिन यहाँ आपका सर लिखल ना, लिखल ना, आपका हाथ और आपका दिमाग दोनों साथ साथ चलना चाहिए ना। तो जो इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं आपको तुरंत लिख लेना उसको कि भाई ये हमारे लिए काम की चीज है। तो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय इंडिया में। अब भारत का संघ बनाना था, तो इन 565 देशी रियासतों को जो लॉर्ड माउंटबेटन है, 3 जून 1947 को एक प्लान लेके आया था, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, भारत विभाजन का प्लान, जो उसने भारत को विभाजन किया था, है ना। तो भारत के विभाजन का जब वो प्लान लाया था, तो इन देशी रियासतों को भी इन लोगों ने 3 विकल्प दिए थे, है ना। प्रिंसली स्टेट्स को 3 विकल्प दिए थे और इनको कहा था कि या तो आप इंडिया में आ जाइए, है ना, या फिर आप पाकिस्तान चले जाइए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह जाइए, स्वतंत्र रह जाइए, मतलब आप किसी में मत जाइए। 565 देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए कि या तो आप भारत में आ जाएं, या तो आप पाकिस्तान चले जाएं, या फिर आप स्वतंत्र रहें, मतलब आप किसी में ना जाएं, आप अपना एक अलग ये बना लें। क्या सबको मिला करके, सबको मिला करके, सबको मिला करके, ठीक है। अब देखिए, जब मैंने कहा कि टोटल मतलब कि सब, अब जब इनको ये विकल्प दिया गया तो इनमें से 13 जो थे वो पाकिस्तान चले गए। अपने ज्योग्राफी की वजह से उन्होंने कहा कि हमको पाकिस्तान में जाना है, 13 पाकिस्तान चले गए। 565 में से 13 जो थे वो पाकिस्तान चले गए। हर घर में 2-4 को होबे करता है बदमाश टाइप का आदमी, है ना, उसको कितना समझिएगा वो नहीं समझेगा, है ना। 13 चल गए, बच गए कितने, 552, है ना। तो 552 में से 549 इंडिया में शामिल हो गए आसानी से, आसानी से 549 शामिल हो गए, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि जो इंडिया में जो यूनिफिकेशन किया जा रहा था, तो पटेल साहब जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो पटेल साहब अपने दोनों हाथ में, एक हाथ में गाजल रखते थे और एक हाथ में लाठी रखते थे। और जब देशी रियासतों को भारत में विलय कराने के लिए जाते थे तो उनसे पूछते थे कि व्हाट डू यू वांट, है ना, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप लाठी खाना चाहते हैं भी हमारे पास, अगर आप गाजल खा के मुंह मीठा करके भारत संघ में शामिल होंगे तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो जो समझदार टाइप के लोग थे उनको समझ में आ गया कि भाई आखिर शामिल तो होना ही है, तो लाठी क्यों खाना, है ना। समझदार आदमी को बात जल्दी समझ में आ जाती है, बेवकूफ सबको बहुत मैंने थोड़ा उपाय करना पड़ता है तब समझ में आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई शामिल हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो 549 वाले अपना मुंह मीठा किए और भारत में शामिल हो गए। अब 3 बच गए, ये उच्च कोटि के बदमाश थे, है ना। तो इसमें एक था ये हमारा हैदराबाद, एक था जूनागढ़ और एक था जम्मू कश्मीर। इसका यूनिफिकेशन तो 2019 में कंप्लीट हुआ है ना। तो ये हैदराबाद वाला जो था ना, निजाम हैदराबाद का, वो अगला क्या कहता था, ये कहता था कि हम अपना खाला के पास जाएंगे, हमारा खाला पाकिस्तान में है, हाँ, हम खाला पास जेबू हमारा जा दो भाई। भारत ने कहा यार यहाँ भी तो तुम्हारी फुआ है, मौसी के यहाँ क्यों जाने के लिए बेदम भइल हो भाई। बोला ना जेबू हम। तो पटेल साहब ने कहा कि नहीं सुधरोगे, बोला नहीं, बोला कोई बात नहीं। तो ऑपरेशन पोलो, लाठी का जबरदस्त प्रयोग इन्हीं के ऊपर हुआ। ऑपरेशन पोलो हुआ, भारत की मिलिट्री गई, बढ़िया से धर के पीटा, बोला अब बोलो क्या मर्जी है। बोला ठीक है अब तो भारत में ही आना अपने को, कहाँ जाएंगे उधर, पाकिस्तान तो बहुत दूर है हमारे यहाँ से। शामिल हो गया। हैदराबाद को भारत में विलय कराया गया ऑपरेशन पोलो के तहत, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा।
ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिला लिया गया। मतलब सेना गई, मार पिटाई हुई, है ना, होता ना, कितना कितना बच्चा घर में होता है, उसको 1 किलो डेरी मिल्क खा लो, मान जाओ, नहीं मानेगा। और माँ आएगी कहीं दूध तबड़ा गाल लाल हो तो ई की बोलो, रोएगा 2 घंटा, फिर कहेगा ठीक है। और ओकरा क्या होगा, उसको अब डेरियो मिल्क नहीं मिला, अब पिटाई हो गया। वह हाल हुआ हैदराबाद के साथ, शामिल हो गया। जूनागढ़ का जो नवाब था इहो कह रहा था कि हम जेबो मौसी के यहाँ, है ना, माने कि पाकिस्तान, है ना, इहो कह रहा था हम पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो कह रही थी कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम इंडिया में रहेंगे। तो सरकार ने क्या किया, यहाँ पर जनमत संग्रह करा लिया, रेफरेंडम हुआ, यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह करा करके जूनागढ़ को मिला लिया। नवाब को कहा कि जाओ भाई, तुमको जाना तो जाओ, जनता यहीं रहेगी, है ना। तो जूनागढ़ ये मिला ऑपरेशन पोलो के तहत, ये मिला जनमत संग्रह के तहत। अब बात आई जम्मू कश्मीर की। तो महाराजा हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के राजा। ये अपने आप को बहुत काबिल समझते थे। इनके काबिलियत का जो मूल्य है वो भारत ने चुकाया, लगातार चुकाया। अभी भी कुछ का समय चुकाना बाकी है। पीओके जब तक नहीं लेने लेंगे तब तक तो चुकाना ही पड़ेगा। इन्होंने जो किया उसका मूल्य, और इन्हीं की गलती की वजह से आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा 2019 में बना। तो महाराजा हरि सिंह जो थे यहाँ के राजा, तो स्थिति ऐसी थी कि यहाँ के राजा जो थे वो हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह, लेकिन यहाँ की जो बहुसंख्यक जनता थी वो मुस्लिम थी। और पाकिस्तान का नजर जम्मू कश्मीर पे था, और ये क्या कह दिए कि हम ना भारत में रहेंगे या ना हम पाकिस्तान जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। और दिक्कत ही थी कि कश्मीर वाला जो मैटर था ना, वो पटेल साहब के हाथ में नहीं था। कश्मीर का मैटर पंडित नेहरू हैंडल कर रहे थे। अब जब पंडित नेहरू हैंडल कर रहे थे तो पंडित नेहरू ने मान लिया कि ठीक है भाई, जाओ तुम रहो अपना इंडिपेंडेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको दे दी गई कि आप रहो स्वतंत्र, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ना अच्छा आदमी था, हम लोग छोड़ दिए। लेकिन बगल का पाकिस्तान, अब बिल्ली के सामने दूध छोड़िएगा कब तक, थोड़ा बहुत इन्होंने होइएगा तुरंत मैटर खत्म हो जाएगा। अब ये जब हुआ ना, तो पाकिस्तान के दिमाग में ये काम किया, ये तो कश्मीर इतना बढ़िया जगह है, टूरिस्ट प्लेस हम बना सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा चीज की जनता मुस्लिम है, राजा हिंदू है, और पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट के आइडेंटिटी पे बना था, मुस्लिम राष्ट्र बना था। तो सोचा कि हम हमला कर देंगे और वहां की जो जनता है वो हमें सपोर्ट करेगी। राजा तो हिंदू है, तो इसलिए राजा का लोग विरोध कर देंगे और हम आसानी से कश्मीर को मिला लेंगे। यही सोच करके पाकिस्तान ने आजादी के तुरंत बाद कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर पर हमला हो गया। जैसे ही कश्मीर पर हमला हुआ, महाराजा हरि सिंह दौड़े दौड़े पहुंचे दिल्ली, बोला हमको बचा लीजिए, नहीं तो हमारा हालत खराब हो जाएगा। तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, हम आपको बचा लेंगे। तो उस समय भी हमें पूरी तरीके से कश्मीर को मिलाना चाहिए था, लेकिन हरि सिंह ने कहा कि देखिए, हम आपके साथ शामिल होंगे, लेकिन एक विशेष राज्य के तौर पर, हमारे लिए एक अलग से व्यवस्था होगी, तब हम शामिल होंगे। और उनकी बात हमने मान ली, जबकि हमें मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम तो उनको सुरक्षा दे रहे थे, हम अपनी शर्तों पे काम करवा सकते थे, लेकिन हमने उनकी बात मान ली और हमने एक मर्जर पेपर पर इनसे साइन करवाया, विलय पत्र पर, जिसमें ये लिखा गया कि कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। हरि सिंह ने उस पर साइन किया। लेकिन हरि सिंह ने कहा कि कश्मीर की स्थिति वैसी नहीं होगी जैसे भारत के अन्य राज्यों की है। कश्मीर स्वायत्त होगा, यानी अपना मामला में कश्मीर खुद ही देखेगा, उसके एक्सटर्नल मामले भारत सरकार देखेगी, और कश्मीर के लिए एक अलग संविधान बनेगा, जो कि आगे 370 के तौर पे आपके सामने आया था। खैर, ये सब बातें हुई और सरकार ने इनको ये किया, और फिर भारतीय सेना पहुंच गई कश्मीर लड़ने के लिए। हमने अंग्रेजों को बाहर भगाया, लेकिन फिर भी युद्ध बहुत लंबा चलने लगा। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि पंडित नेहरू जो थे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेकर के चले गए यूनाइटेड नेशन असेंबली में, यूएनओ में। जैसे ही ये मुद्दा यूएनओ में गया, तो अभी स्थिति ऐसी थी कि कश्मीर का जो ऊपरी हिस्सा था
इस हिस्से में अभी भी पाकिस्तानी आर्मी थी और इसे खाली कराने का प्रयास भारतीय सेना कर रहे थे कश्मीर के अंदर में। लेकिन तब तक यह मुद्दा जो है सो चला गया यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन ने यह घोषणा कर दी कि युद्ध विराम कर दीजिए, आज जो जहां है वहीं रुक जाए। इसका नुकसान भारत को यह हुआ कि भारत की सेना जो खाली कराने का प्रयास कर रही थी अब वो वहीं रुक गई, और पाकिस्तान की सेना जो कि कश्मीर में एंट्री की थी वो भी वहीं रुक गई, और स्थिति यह हुआ कि कश्मीर का एक हिस्सा जो है सो पाकिस्तान की सेना के कंट्रोल में चला गया, और उसी का नाम पड़ा पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, कश्मीर का ऊपरी हिस्सा। और उसके बाद आज तक अभी तक हम उसको खाली नहीं करा पाए। पिछला हिस्सा कुछ कश्मीर मतलब कि हमारे पास, और कुछ कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया, और कश्मीर के नीचे का हिस्सा जो है वो है जम्मू, इसलिए इसको कहते हैं जम्मू और कश्मीर। और इस साइड में जो आप देखते हैं ये है लेह लद्दाख, जिसमें इधर भी सबसे ऊपरी पार्ट है अक्साई चीन जो चाइना के कब्जे में है। मतलब हम लोग का जमीन सब थोड़े थोड़े धरले है ना, सबको हम लोग दिए हुए हैं कुछ ना कुछ। तो अब यही जो कश्मीर था ये और लद्दाख के साथ इनको मिला 370, और 370 के तहत यहां प्रशासन होता रहा। मतलब हम कश्मीर हमारा हिस्सा तो बना, लेकिन पूरी तरह से कश्मीर को हम भारत का हिस्सा नहीं बना पाए। इस वजह से 370 वहां लागू हो गया, और 370 की आइडेंटिटी के वजह से कश्मीर के अंदर में भारत के अन्य किसी राज्य के लोग जाकर के जमीन नहीं खरीद सकते थे, घर नहीं बना सकते थे, है ना। वहां की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, वहां राज्यपाल शासन लगता था, और वहां बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी, सेना के ऊपर पत्थर चलता था, उसके अंदर में कुछ अलगाववादी लोग थे। और पाकिस्तानियों के लिए बड़ा आसान हो गया कि ये पीओके जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का कैंप है, इसके माध्यम से पाकिस्तानी आर्मी आसानी से यहां पर आतंकवाद ट्रांसपोर्ट कर देती थी। हमारे यहां आराम से आतंकवादी घुस जाते थे, घुस करके भारत के अलग अलग हिस्सों में बम गिराते थे, और भारत टेररिस्ट से इंपैक्टेड था इसी वजह से। अब और वहीं से ये लोग पैसा भी भेजता था, फंडिंग करता था अलगाववादी सबको, अलगाववादी सब सेना पर पत्थर फेंकता था। अब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि 370 को हटाने की बात होती थी कि 370 को हटा दिया जाए, लेकिन आप 370 हटने से पहले, यानी कि पीछे का जो इंडियन पॉलिटी की स्टैंडर्ड किताब है, लक्ष्मीकांत की किताब, एम लक्ष्मीकांत, जो पुडुचेरी एसपी है अभी, तो उनकी किताब को आप पिछले एडिशंस को देखेंगे तो 370 का एक अलग से चैप्टर आता था। तो उसमें 370 खत्म करने के इतने सारे जटिल स्थितियां हैं कि उसको पढ़ करके तो लगता था कि 370 कभी खत्म ही नहीं होगा। यानी कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पढ़ के यही लग रहा था कि 370 तो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत जटिल प्रावधान था, खत्म होने का कोई उपाय नहीं था। उसमें लिखा हुआ था कि 370 तभी खत्म हो सकता है जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा अपने बहुमत से प्रस्ताव पास करे, अपने मेजोरिटी से प्रपोजल पास करेगी, तभी 370 खत्म होगा, अन्यथा 370 खत्म नहीं होगा। तो उसको अपने मेजोरिटी से प्रपोजल पास करना होता था। तो कश्मीर की स्थिति ऐसी थी कि ना तो वहां कभी बीजेपी बहुमत में आती और ना कभी कांग्रेस बहुमत में आती। वहां सरकार चलाने के लिए वहां की स्थानीय पार्टी एक पीडीपी, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, मुफ्ती सईद जो उनके पिताजी थे उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, और एक एनसीपी है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी। तो ये दोनों लोग वहां पर इसलिए चलता है क्योंकि ये लोग 370 का बात करता था। तो ये लोग को तो कभी मतलब बीजेपी या कांग्रेस को वहां पूर्ण बहुमत आता नहीं, इनको सरकार बनाने के लिए उनसे गठबंधन करना पड़ता। तो ऐसे ही चल रहा था, और 370 कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू था देश के लिए, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहां की स्थानीय पार्टियां इसको सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, और वहां के लोग जो अलगाववादी लोग थे वो इसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। आपने देखा होगा
एक कुछ दिन पहले ही एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, है ना, जिसमें जीनोसाइड दिखाया गया कि आजादी के बाद का ये बात है, 87 से 90 का ये बात है कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के बसना पड़ा। मतलब स्वतंत्र देश के अंदर में एक ऐसी दुर्गति वाली स्थिति थी कि वहां के रहने वाले मूल निवासियों को वहां से भगा दिया गया। कश्मीर का अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा तो ब्राह्मणों का जगह था। एक किताब है राज तरंगिणी, एंशिएंट हिस्ट्री में बड़ा फेमस किताब है, जिसके राइटर है कल्हण, और वो कल्हण ने वहीं से लिखा था, कश्मीर से राज तरंगिणी लिखा था। 712 में सबसे पहले भारत के इतिहास में जब इस्लाम इंडिया आया तो उस समय वो सिंध के रास्ते होकर के आया, मोहम्मद बिन कासिम, और सिंध में जो राजा था वो ब्राह्मण राजा था जिसका नाम था दाहिर, यानी वो पूरा एरिया ही ब्राह्मणों का था, हिंदुओं का था। लेकिन आजादी के बाद इस देश में ऐसा हुआ कि कश्मीर में बड़े स्तर पर जिनोसाइड हुई, वहां के कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को भगाया गया, मारा गया, उनकी बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और देश की सरकार चुप रही। और ये समय कब का है? 87 से 90, 1987 से 1990, यानी कि जिस समय राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ समय के लिए बीपी सिंह बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह, कुछ समय के लिए चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने, और उसी बीच पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर बने। मतलब ये गुलाम भारत की कहानी नहीं है, आजाद भारत की कहानी, इंडिपेंडेंट इंडिया का बात है, जिसमें हम ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम तो अंग्रेजों से आजाद हो गए, लेकिन जो दुर्गति अंग्रेजों ने नहीं की थी वो इस 2-3 साल में हमारे ही लोगों की कर दी, जिनको हम तथाकथित हमारे कह रहे हैं। और देश की सरकार व्यवस्था चुप, मौन, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ बोलोगे, कुछ कहोगे तो देश का सेकुलर कैरेक्टर खराब हो जाएगा। एक तो ये बात नहीं समझ में आती कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ये कहां से होती है कि अगर कोई मेजोरिटी रिलीजियस के मानने वाले लोग हैं, उनको गाली दो, उनके देवी देवताओं का अपमान करो, उनके बारे में बुरी बुरी बातें करो, तो आप धर्मनिरपेक्ष कहलाएंगे। और अगर आपने ये कह दिया कि नहीं ये अच्छा है, ये बढ़िया है, तो फिर आप सांप्रदायिक हो जाते हैं, तो ठीक बात नहीं है ना। लेकिन देश में स्थिति ही कुछ ऐसी बना दी गई थी कि इस प्रकार का परिस्थिति झेलना पड़ा देश को। तो कश्मीर की ये स्थिति थी कि कश्मीर में मतलब रहते हुए भी लोग अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहे थे। कश्मीर जिसका क्लाइमेट स्विट्जरलैंड जैसा है, इवन ये कहें कि स्विट्जरलैंड से अच्छा है, अगर वो अच्छे लोगों के हाथों में रहता तो भारत के अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होता कश्मीर। इतने दिन से कश्मीर हमारे पास एक ओल झोल व्यवस्था में रहा था, अगर उसको हम ठीक तरीके से रखते, अभी देखिए जब सब कुछ ठीक हो गया, जमीन बिकने लगा, कश्मीर से लिथियम मिला है, और उस लिथियम का सबसे बड़ा उपयोग क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक कारें बिक रही हैं अब देश में, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही हैं देश में, पेट्रोल और डीजल पे निर्भरता हमारी कम हो रही है, इससे हमारा क्लाइमेट जो है वो प्योर हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सांस लेने योग्य क्लाइमेट आपको मिलेगा, जो कि पहले नहीं हो पाता था। तो आप सोचिए कि हम कितने पीछे हैं इस वजह से। तो ऐसी स्थिति में इसका पूरा यूनिफिकेशन जो है सो हुआ नहीं था। फिर मैंने आपको बताया था कि 2016 के अप्रॉक्स में यहां पर एक विधानसभा चुनाव हुआ। चुनाव तो होते रहता था पहले से भी, 16 में भी चुनाव हुए, जिस चुनाव का रिजल्ट ये हुआ कि इधर जो आप कश्मीर देखते हैं जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, और नीचे जो जम्मू देखते हैं वो हिंदू बहुल इलाका है, तो हिंदू बहुल इलाके में अंदर बीजेपी के एमएलए जीत गए और मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर में पीडीपी के एमएलए जीत गए। अब स्थिति ऐसी हुई कि दोनों में से कोई भी अकेले सरकार नहीं चला सकता था, ना पीडीपी अकेले सरकार बना सकती थी, ना बीजेपी अकेले सरकार बना सकती थी, और बाकी एनसीपी और कांग्रेस को उतना सीट मिला ही नहीं था कि वो सरकार बना पाते। ऐसे में एक ही उपाय था कि या तो एक अलायंस हो जाए, अलायंस कर लिया जाए, या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, राज्यपाल शासन लगा दिया जाए, क्योंकि सरकार तो बनने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन इन दोनों ने, पीडीपी और बीजेपी वालों ने क्या कर लिया? गठबंधन कर लिया। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी,
आइडियोलॉजी दोनों में से किसी की मैच नहीं करती, लेकिन आज के डेट में आइडियोलॉजी का कोई मैटर नहीं है जी। आइडियोलॉजी पहले था, आज तो बस सत्ता दिखती है सबको, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मुख्यमंत्री बनने के लिए मंत्री विधायक जो लोग हैं, सरकार में आने के लिए अपना जो विचारधारा है उसको पीछे छोड़ के आते हैं। वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा का एक ही मतलब है, सरकार में आना। उसके लिए भले ही अपनी विचारधारा को पीछे गिरवी रख देना पड़े, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन कर लिया, जबकि दोनों की आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया, दोनों एक दूसरे के धूर विरोधी। बिहार में आरजेडी ने जेडीयू के साथ गठबंधन कर लिया, दोनों एक दूसरे के धूर विरोधी। इन दोनों पार्टियां एक दूसरे को भर भर के अपशब्दों का प्रयोग करती थी, वो पार्टियां एक हो गई। एक नई नवेली पार्टी आई थी भारत के इतिहास में, लगता था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करेगी, आम आदमी पार्टी। ई पगला तो सबसे मैंने क्या समझिएगा, है ना। ये आया था कि भाई हम ईमानदारी का परचम लहराएंगे, आज देखिए आप भ्रष्टाचार के आरोप में बेचारा जेल चल गया। आज जेल जाने से पहले जितने लोगों को इन्होंने भ्रष्टाचारी कहा था, क्योंकि अन्ना के मूवमेंट के रिजल्ट थे ना, तो अन्ना ने जिनका जिनका विरोध किया था, इस महोदय ने सबके साथ गठबंधन कर लिया। ये तो उम्मीद थी ना। लोग कहते हैं, जैसे मैं इस पे थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव रहता हूं आम आदमी पार्टी पे, तो कोई कहता है कि सर ये क्या बिगाड़ा है आपका कि आप इसको बड़ी टारगेट करते हैं, सबको नहीं बोलते हैं। हम बोले देखिए, बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा उम्मीद देश की जनता को नहीं थी, क्योंकि लोग मान चुके थे कि भाई ये लोग तो वही हैं, हेर फेर वाले मैटर है। लेकिन अन्ना हजारे से देश को उम्मीद था, अन्ना हजारे के मूवमेंट के रिजल्ट से देश को उम्मीद था कि एक बेहतर व्यवस्था हमें मिलेगी, और हम सबको उम्मीद था। लेकिन धीरे धीरे करके ये भ्रष्टाचार और अलोकतांत्रिक कार्यों का पर्याय बनते चले गए। अब कहें कि इनको ज्यादा क्यों बोलते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आप अपने घर जा रहे हैं, और घर जाने से पहले रास्ते में आपके घर का कोई बच्चा और गांव के 2-4 बच्चे सिगरेट पीते हुए आपको दिख जाते हैं, तो आप सबसे पहले किसको मारिएगा? अपने घर के बच्चा को मारिएगा ना, उसको धर के पीटिएगा ना, गांव वाले को तो नहीं पीटिएगा। तो इस देश को सबसे ज्यादा उम्मीद किससे थी अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद? तो सबसे ज्यादा पिटाना कौन चाहिए? ही पिटाना चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि ये आदमी क्रांति के जो डिमांड्स थे उसका रिजल्ट है या फिर क्रांति को बर्बाद कर देने का रिजल्ट है। ये ऐसा लगता है कि फ्रांस की क्रांति के बाद जैसे नेपोलियन बोनापार्ट आया था, वैसे अन्ना हजारे की क्रांति के बाद ही केजरीवाल आया, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को तहस नहस करके छोड़ दिया, पूरे सिस्टम को खराब कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जब आप लोगों के उम्मीदों पर आते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी बड़ी होती है कि आप उस चीज को फुलफिलमेंट करें, आप उसको देने का प्रयास करें। यहां पर इन लोगों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ना ये लोग अच्छे हैं ना वो अच्छे हैं। उनसे खुन्नस बस इस बात का है क्योंकि वो ये कहते थे कि हम बहुत अच्छे हैं। जब कोई आपसे ये कहे कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे पे विश्वास करो, और आपने विश्वास भी कर लिया, क्या वास्तव में बड़ा अच्छा आदमी है, आज 2 साल बाद मालूम चलता है कि कितना बड़ा धोखा में रखा हमको, तो आपका मन कैसा बदलेगा उस आदमी के प्रति? जरूर है कि आप उससे परेशान होंगे और आप मानेंगे कि उस आदमी ने आपके साथ गलत किया। तो यहां पर इन लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों ने गठबंधन कर लिया और सरकार में आ गए, सरकार बन गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का, दोनों ने निश्चित किया कि 3 वर्ष हम रहेंगे, 3 वर्ष आप, यही निश्चय हुआ। तो पीडीपी ने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि 3 वर्ष हमको दे दीजिए पहले, क्योंकि हम यहाँ के स्थानीय पार्टी हैं। बीजेपी ने कहा ठीक है आप चला लीजिए। महबूबा मुफ्ती बन गई कश्मीर की मुख्यमंत्री और 3 वर्ष तक उन्होंने चलाया। लेकिन जैसे ही 3 वर्ष का टाइम कंप्लीट होने को आया 2019, तो उस समय बीजेपी ने अब उनको कहा कि भाई अब तो आपका 3 वर्ष होने वाला है, अब ऐसा करिए कि अब हमारा सीएम बनाइए, तो आपका टाइम कंप्लीट हो रहा है। तब अब पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती थी, महबूबा मुफ्ती ने क्या कर दिया? बेवफाई कर दी उन्होंने। महबूबा ने धोखा दे दिया। अब महबूबा ने कहा कि भाई देखिए,
3 वर्ष तो हम रह ही गए, बचा 3 वर्ष और है, आप क्या ही कर लीजिएगा आकर के, हम ही को चलाने दीजिए। तो जो पहले का जो बात फिक्स था, जो तय था, वो नहीं हुआ और हो गया विश्वासघात। तो भाई जब विश्वासघात होगा, कोई किसी को चीट करेगा, तो फिर क्या होगा? ब्रेकअप है ना होगा कि भाई तू अपन देख ले, हम अपन देख लेंगे, है ना, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, है ना, तुम ही थोड़ी होगा दुनिया में, बहुत आदमी है। ये सब मूवी में ना होता है जी, जीता था जिसके लिए, है रियल लाइफ में ही सब होगा तो मैटर गड़बड़ा जाएगा, है ना। रियल लाइफ को बहुत संयमित तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है ना। मूवी 3 घंटे की होती है, अब पूरा लाइफ कम से कम 70 साल का है, तो ठीक से मैनेज नहीं होगा तो मैटर जो है सो खराब हो जाएगा। तो अब जो यहां पे है, जब इन्होंने नहीं बनने दिया तो बीजेपी ने ब्रेकअप कर लिया, तो जाओ तुम अपना चलाओ, हम अपना चलाते हैं। अब जैसे ही ब्रेकअप हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो अब फिर कश्मीर में किसी के पास उतना नंबर नहीं था कि सरकार चला पाए, लेकिन खुन्नस था। अब कोई आदमी धोखा देता है, ऐसे अगर नॉर्मल बातचीत करके ब्रेकअप हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई तुम अपना लाइफ खुश हो, लेकिन वो बड़ा अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है वैसे में, कि आदमी दोनों पक्ष समझदार हो, दोनों को एक टाइम पे समझ में आ गया कि भाई हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही, तो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि दोनों अलग अलग रास्ता अख्तियार कर ली। ये बहुत उच्च कोटि के समझदार लोग होते हैं, वो कर पाते हैं, अन्यथा मैक्सिमम लोग तो लड़ झड़ करके माथा उठा फोड़ के ही अलग होते हैं, है ना। ऐसे अलग होगा कि सामने दिख जाए तो गली बदल लेगा, ये करने की क्या हो सकता है ना। ये एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि एक टाइम पर जाकर के ऐसा हो सकता है किसी के भी साथ, जिसके लिए आपको लगता था कि यही पूरब है, आपको पता है कि पूरब इधर होता है, लेकिन किसी ने कह दिया कि यही है, आप मान भी लेते हैं कि यही है, लेकिन 3-4 महीने 10 महीने गुजरने के बाद आपको कहते हैं कि नहीं नहीं पूरब है, हमारा गलत फहमी हो गया था उस टाइम पर, आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। तो अगर चेंज भी हो गई तो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो कि ठीक है हम अपना देख लेते हैं, आप अपना देख लो, हंसी खुशी से अलग हो जाए। लेकिन हंसी खुशी से जनरली सब लोग अलग नहीं होता है, दुखे से होता है ना। तो बिछो बड़ा गड़बड़ चीज है, वो बिछो में कौन कौन टारगेट पढ़ लेता है ना। वो पता नहीं कौन पगला है, पढ़ा दिया, लिखा दिया, मूवी वाला सब डायलॉग मार दिया, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये तो जो लाइनवा लिखा ना, उधर को उसको पिटना चाहिए बढ़िया से। कैसे फेयर हो सकता है जी? अगर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर रोड पर घूमने वाला मजनू सब फिर तो सही है ना, है कि नहीं भाई? एवरीथिंग इज फेयर हो ही नहीं सकता है, सब कुछ फेयर हो ही नहीं सकता है लव एंड वॉर में। युद्ध का भी एक नियम है, प्रेम का भी एक नियम है ना। अब मान लीजिए किसी ने आपका प्रेम स्वीकार नहीं किया, तो आप पत्थर फेंक दीजिएगा? आप पत्थर फेंक के कहिए कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बिकॉज इट्स हिस्टोरिकल फैक्ट, है ना। तो ये तो जो लिखा ना, पहले उसको धर के मारना चाहिए। लिखने वाला सब तो लिख के चल गया, आप वर्तमान पीढ़ी उसका मतलब ही नहीं समझती है ना। एवरीथिंग इज फेयर नहीं हो सकता है, गलत गलत होता है, चाहे वो कहीं पे भी किया जाए। तो अब तो जब इस सब में क्या होता है कि आदमी सब बदला बदला लेने का चक्कर में पड़ जाता है ना। तो अगर कोई पॉजिटिव है, मतलब अपने एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के लगाए कि मैं अपने आप को काबिल बना लूंगा, मैं अपने आप को बेहतर बना लूं, जिससे कि मुझे छोड़ने वाले को एहसास हो कि मैंने कितना बड़ा चीज छोड़ दिया, ये एक पॉजिटिव चीज हो गई। अब कुछ कुछ पागल होता है, हम बता देंगे मैं नहीं तो कोई नहीं, होता नहीं जी को कहता दूसरा कोई तो आ ही नहीं सकता है, वो पगला अपनों की क्षति पहुंचा लेगा और दूसरों आदमी को डिस्टर्ब कर देगा। ये सब आदमी तो मेंटल होता है ना, वो तो समझदारी सिखाना चाहिए कि क्यों भाई तुम नहीं तो क्यों नहीं कोई और, थोड़ी ना तुम पेटेंट करा के लाए हो। ये मेडिसिन कंपनी थोड़ी है कि पेटेंट राइट तुम्हारे पास है, दूसरा आदमी बना ही नहीं सकता है, जिसके पास योग्यता होगी वो बना लेगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये गलत चीजें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, जिसका गलत जो असर है वो दिमाग पे होता है। यहां पर भी हुआ, तो यहां भी बीजेपी वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई हम भी बदला लेंगे। तो इन्होंने बदला क्या लिया? पॉजिटिव बदला लिया। बदला वाला अगर बदला लेना ही है तो कैसा वाला बदला होना चाहिए? शादी में जरूर आना, है ना, बढ़िया से घर में बैठ के चुपचाप पढ़िए, यूपीएससी कंप्लीट कर लीजिए, हो गया बदला पूरा। अब सामने वाला जीवन भर अफसोस करेगा, अरे बाप इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, है कि नहीं। लेकिन और मतलब ये केवल लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी है। अगर कोई आपको मतलब बिना मतलब मान ली कोई परेशान कर रहा है,
तो हम क्यों उसमें फंसेंगे? हम अपने एम्बिशन, अपने कैरियर को ध्यान देंगे और अपने कैरियर में ऐसा गोल अचीव करेंगे कि फिर परेशान करने वाला खुदे डरे भागल फिरेगा कि कहीं अगर गाड़ी हमारा गली में घुस जाती तो उपाय कर देगी, है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि जो पॉजिटिव थिंक है वो सही चीज होता है, निगेटिविटी अगर है तो वो ठीक बात नहीं है कहीं पे भी। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसा व्यवस्था करेंगे कि कभी मुख्यमंत्री बनने के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी तू। तो अब महबूबा को इंतकाम दिखाने का टाइम आया। इन लोग किया व्यवस्था बढ़िया। अब सोचा कि 370 कैसे खत्म होगा, पहले 370 खत्म कर देते, पूरा राजनीति 370 पे ना है तो 370 ही खत्म कर देते। तो 370 को खत्म करने का यह था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा इस प्रपोजल को पास करे। इन्होंने सोचा कि विधानसभा तो पास करेगी नहीं कभी, क्या करे? तो इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब पहले कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को राज्यपाल शासन कहते थे, स्पेशल स्टेटस की वजह से, तो राज्यपाल शासन लगा दिया और वहां पर अपना राज्यपाल भेज दिया। राज्यपाल तो सेंटर पार्टी का ही होता है, भेज दिया। और आप जब स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे या संसद जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला करके ना पार्लियामेंट बनता है जी, है? तो अब आप देखेंगे कि ऐसे ही विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर मिलकर के क्या बनता है? राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। तो जब कश्मीर के अंदर में आप देखेंगे कि कश्मीर की स्थिति क्या थी कि राज्यपाल जो था वो तो था, लेकिन विधानसभा भंग हो गई थी क्योंकि सरकार नहीं चल रही थी, लेकिन राज्यपाल था। तो अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने राज्यपाल से कहा कि देखिए, संविधान में तो राज्यपाल विधानमंडल का अनिवार्य हिस्सा है ना। तो राज्यपाल से कहा कि देखिए, हम लोग को तो कहियो कश्मीर में बहुमत आएगा नहीं, और नहीं आएगा तो हम लोग तो कभी भी 370 खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए खत्म करने के लिए कोई ना कोई हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बोले क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? तो राज्यपाल को कहा कि सुनिए, आप एक लेटर लिखिए भारत के राष्ट्रपति को। क्या लेटर लिखिए? तो एक लेटर लिखिए कि मैं राज्यपाल जम्मू कश्मीर विधानसभा के नाते, वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में मैं ही जम्मू कश्मीर विधानसभा हूं और मैं ये चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की शांति के लिए, जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटा लिया जाए। अब ये लेटर किसने लिखा? राज्यपाल ने लिखा। राज्यपाल किसका था? मोदी जी का था। और किसके पास लिखा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति किसका था? मोदी जी का था। राष्ट्रपति उस समय रामनाथ कोविंद थे। जैसे ही लेटर पहुंचा, और सब लेटर पहुंचाने था डाकिया से, सीधे फैक्स मारना था। अपने ऑफिस से टाइप हुआ, एक क्लिक हुआ, राष्ट्रपति भवन पहुंच गया फैक्स। तुरंत उसका हार्ड कॉपी, अमित शाह पहुंच गया, हार्ड कॉपी निकला और राष्ट्रपति को कहा कि अविलंब साइन कीजिए इस पर। तुरंत साइन हो गया और 5 अगस्त 2019 को 11 बजे के आसपास में देश के गृह मंत्री इस प्रस्ताव को लेकर के राज्यसभा आ जाते हैं और राज्यसभा में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल अर्थात जम्मू कश्मीर की विधायिका ने, लेजिस्लेचर ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि 370 हमें खत्म हो जाए। अभी ना जम्मू कश्मीर वालों को बुझा रहा है कि क्या हो रहा है, ना संसद के सदस्यों को बुझा रहा है कि क्या हो रहा है, और ना कांग्रेस को बुझा रहा है कि क्या हो रहा है, देश की सबसे विपक्ष की पार्टी, कि भाई हो क्या रहा है देश में। राष्ट्रपति ने तुरंत उस पर परमिशन दिया और तुरंत प्रपोजल राज्यसभा आ गया। और राज्यसभा में अब क्या था कि पास करना था। अब बहुत से लोग थे जो बीजेपी के अलायंस में नहीं थे, लेकिन जब 370 हटाने की बात थी तो बहुत से लोग जो थे वो समर्थन में आ गए। जैसे शिवसेना के विधायक, सांसद जो थे राज्यसभा के अंदर में, उन्होंने सपोर्ट कर दिया। और इस तरह के प्रस्ताव को पास करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, सिंपल मेजोरिटी। बस राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से तुरंत पास हो गया। और जब राज्यसभा पास हो गया तो लोकसभा से पास होने में टाइम लगेगा। लोकसभा तो इन्हीं की थी पूरी की पूरी, तुरंत लोकसभा भी पास हो गया और देखते देखते कश्मीर से 370 खत्म हो गया। और किसी को समझ ही नहीं आया कि ये 370 खत्म कैसे हुआ। और इसी जो मैं प्रोसेस आपको बताया जो खत्म हो गया, इसको लेकर के कुछ विरोधियों का कहना था कि यह संवैधानिक तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक बेंच बनाई
और इस पूरे प्रक्रिया को जांच करने का आदेश दिया। लगभग 2.5-3 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने पूरे गहनता से जांच करने के बाद इस पर अपना वर्डिक्ट भी दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि जिस प्रक्रिया के तहत कश्मीर से 370 हटाई गई है वो पूरी तरह से एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। मतलब कि जो राज्यपाल ने किया वो ठीक किया। राज्यपाल विधायिका का हिस्सा है, राज्यपाल ने ऐसा कर दिया, ठीक किया और इस बात को संवैधानिक मान्यता मिल गई और 370 तो खत्म ही हो चुका था। और मजेदार बात यह हुई कि खत्म जो हुआ वो कैसे हुआ, तो आप देखेंगे कि ये जो कश्मीर है जहां से पीओके से आतंकवादी ट्रांसपोर्ट होते थे, इस कश्मीर की तो सरकार ने आइडेंटिटी ही खत्म कर दी है। महबूबा मुफ्ती का तो उपाय पूरा जबरदस्त तरीके का इंतकाम हुआ है, एकदम 300 करोड़ के भ्रष्टाचार में, है ना, कहां से आया प्लॉट, कहां से आया गाड़ी, है ना। हालांकि उसमें तो बेचारी वो निर्दोष थी, बाद में उसको बचाइए लेता है। इसको कहते हैं ट्रू लव, नहीं जी, है? बेचारी लड़की चाहे जो करे, लड़का ईमानदार था जी, है कि नहीं, अंतिम बचा लिया ना, है कि नहीं। और जब देखी 5 साल तक हम सत्तू ये पगली, हम आईएएस ऑफिसर है कि तोर सत्तुआ है हम, आईएएस ऑफिसर है, ठीक से बतियाना तो उपाय कर देंगे, फिर ठीक से बतियाना शुरू करती है। लेकिन तो कहती कि हम तुमको बहुत मानते हैं, अभी भी तुमको मानते हैं, इस सब बात में नहीं पढ़ना है। तो मानते हैं तो 5 साल कहां थी, है? मानते हैं कब बोलती है, जब खुदे बेचारा सामने जाके प्रकट हो गया, यूपीएससी एग्जाम पास किया, उसके डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बन के गया, तब याद आया कि मानते थे। चलो ठीक है, परिस्थितियां खराब थी, उस समय तुम भाग गई, कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद तो फोन करके आदमी हालचाल लेता है ना, पूछता है कि क्या हुआ। वो बेचारा कितना बेइज्जती झेला अपने लाइफ के अंदर में, है? तब जाकर के अपना पढ़ा, किसी भी तरीके से पास किया। हालांकि सब मूवी में तो बड़ा आसान होता है जी, 2 घंटा में सब कुछ हो जाता है ना। और लाइफ में अगर आईएएस बनना हो तो कितने साल निकल जाते हैं, है कि नहीं। वही कह रहे कि 2 घंटे में वो रियल लाइफ है और रियल लाइफ एकदम डिफरेंट है। लेकिन एंड ऑफ द टाइम फिर भी वो प्रोटेक्ट कर लेता है, ऑनेस्टी के साथ बचा लेता है स्कैम में। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा इंतकाम हुआ यहाँ पर कि ये जो कश्मीर है चल गया लद्दाख में। कश्मीर वर्तमान में जो है लद्दाख में है और यहाँ पर सरकार ने कह दिया कि यहाँ पर विधानमंडल नहीं होगा, ये सीधे देश के होम मिनिस्टर के कंट्रोल में यूटी होगा, यूनियन टेरिटरी होगा। और ये जो जम्मू है जहां पहले से स्थिति ठीक था, पहले से बीजेपी अच्छा काम मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही थी, तो इसको कह दिया कि भी यूटी तो ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री होगा, यहाँ चुनाव कराएंगे विधानसभा का। अब वहां चुनाव होगा विधानसभा का, तो मुख्यमंत्री किसका होगा, बीजेपी का होगा। महबूबा मुफ्ती या पीडीपी, महबूबा मुफ्ती या एनसी वाले का जो चांस था, ये चांस यहाँ से खत्म हो गया। अभी यहाँ पे बन ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि यहाँ कह दिया कि यहाँ मुख्यमंत्री होबे नहीं करेगा, है ना। आज जम्मू को ही कह रहा है कि जम्मू कश्मीर है, आज कश्मीर यहाँ से उठ के चल गया लद्दाख में। अब लोग को बुझे ही नहीं रहा कि हुआ क्या है एक्चुअल में। तो बहुत ही ड्रामेटिकल तरीके से ही गुजरात के 2 जो मोटा भाई है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये लोग बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और मैटर जो है सो कंप्लीट हो जा रहा है ना। ये विपक्ष ने डाला था, अपोजिशन ने डाला था, कश्मीर की पार्टी ने डाला था, है ना, जो पीडीपी थी, एनसी थी, वहाँ की लोकल पार्टियां, वो सब लोग इसमें वादी थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने कंप्लेन किया था इसके लिए। लेकिन जब जांच हुआ तो इसमें कहा गया कि ये ठीक हुआ है, कोर्ट ने इसको खारिज नहीं किया। तो अब आप समझिए कि कश्मीर का जो एकीकरण यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ है वो 2019 में आगे कंप्लीट हुआ है पूरी तरीके से। कि अब वहां से 370 जो खत्म हुआ है, 35A जो खत्म हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अब भारत का कोई भी आदमी, से बिहार में आप आकर के रह सकते हैं, जमीन खरीद के घर बना सकते हैं, वैसे आप बिहार का कोई आदमी कश्मीर में जा सकता है, वहां जमीन खरीद के घर बना सकता है, वहां अपना काम कर सकता है। इस तरह की स्थिति आपको वहां पर भी है। क्या हाँ, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। व्यक्तिगत व्यक्ति भी जा सकता है अब, है ना। 35A को पूरी तरह से खत्म किया गया है, तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल पर्सन भी वहां जा सकता है।
वहाँ रह सकता है और रह करके वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। इंडस्ट्री अप्रोच से या अपना पर्सनल इंटरेस्ट से हर तरह से आप वहाँ पे जा करके अपना प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ। हम्म। तो इंडिपेंडेंट में नहीं आए थे, उनका यही था कि हम पाकिस्तान में ही जाएंगे। एक तो उनका एक ज्योग्राफी वैसी नहीं बन रही थी, है ना, और भारत के ये बंटवारा बहुत गड़बड़ होता। जैसे एक तो वैसे भी बंटवारा ठीक नहीं हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, अब बीच में इंडिया, ये कौन सा बंटवारा है भाई, है ना, ये तो झगड़ा लगले रह गया। अब आपकी चाची से आपका झगड़ा चल रहा है, चाची आपके घर के दोनों ओर कमरा अपना बना ले, केला खाएगी अपने यहाँ, छिलका फेंकेगी आपके यहाँ, तो झगड़ा खत्म होगा कहियो? वो तो रोजो झगड़ा होगा, लेकिन नहीं, अपन घर बाहर करके आप पूरा बाहर गिरा देगी आपके अंगना में, झगड़ा खत्म होगा। यही तो हो रहा था। तब तो हमने 1971 का युद्ध हम क्यों लड़े, 71 हम क्यों लड़े? बांग्लादेश बनाने के लिए। बांग्लादेश आज जो दिख रहा है वो हमारा रिजल्ट है, हमारे लड़ाई का रिजल्ट है ना, कि ये लोग खुद ही पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में झगड़ा चलता था, तो पूर्वी पाकिस्तान वाला आदमी सब भाग करके हम लोग के यहाँ जाता था। इसलिए ना एनआरसी का मुद्दा चल रहा है कि एनआरसी कराएंगे, तो बहुत सारा बांग्लादेशी आदमी जो है वो इंडिया में रह रहा है, तो उसको हम देखेंगे कि वो इंडिया का था कि नहीं, 71 से पहले वो इंडिया में रहा था कि नहीं, तो बॉर्डर क्रॉस करने का इश्यूज होता था। तो ऐसे में अगर ये लोग भी उस तरह से करते तो बहुत दिक्कत हो जाती भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए। इसलिए हम चाहते थे कि भाई एक अगर बंटवारा भी हो तो एक लोकेशन के हिसाब से हो, ताकि बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ना हो, है ना, इसलिए हम इनको ये कर रहे थे। ठीक है, हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। वहाँ उस समय जो 370 बना था वो एक मर्जर लेटर के मुताबिक बना था, विलय पत्र पर, जो विलय पत्र कहता है कि हम कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। 370 ये कहता है कि कश्मीर के लिए भारत में रहते हुए एक विशेष प्रावधान किया जाएगा, कश्मीर के साथ वैसी स्थिति नहीं होगी जैसे अन्य भारत के राज्यों की स्थिति है। तो ये तभी तक 370 वैलिड करता है जब तक कि हम उसको एक विशेष मानते हैं। जैसे ही हम 370 खत्म कर देते हैं तो हम उसको विशेष ही नहीं मानते हैं, यानी कि फिर वो उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे बिहार की स्थिति है या जैसी बाकी की स्थिति। हाँ, वो खत्म हुआ है, मतलब 370 का जो मेन डायमेंशन था, जो एक सेपरेट कर रहा था, वो खत्म कर दिया गया है। वो चीज़ खत्म कर दिया गया है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और कश्मीर में भी अब वही सारी पॉलिसीज और वही सारी स्थिति होगी जो भारत के अन्य राज्यों में है। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, सब जगह 5 साल का विधानसभा था, वहाँ 6 साल का विधानसभा चलता था, है ना। तो इस तरह की सब जगह राष्ट्रपति शासन लगता था, वहाँ राज्यपाल शासन लगता था। तो इस तरह की चीज़ें अब नहीं होंगी। जैसे शासन प्रक्रिया अन्य राज्यों में है वैसी ही शासन प्रक्रिया वहाँ पर भी अपनाई जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो जहाँ तक में इसको आपको ध्यान रखना है, इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या? समझ में आया बात सब? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।